आपके मध्य उपस्थित हूँ। पहला जो चर्चा का विषय रहा आज जो रिजल्ट जारी हुआ और जो विज्ञप्ति जारी हुई, और साथ ही साथ जो दूसरा चर्चा का विषय रहा आपके तमाम वो प्रश्न जो फाइलिंग और ड्राफ्टिंग से संबंधित थे, उनको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। साथियों, जो रिजल्ट आज जारी हुआ, रिजल्ट जारी होते ही एक पूरे प्रदेश के अंदर लगभग सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक रिजल्ट घूमा। जो रिजल्ट था मोहम्मद रिजवान का, जिसपे 90 अंक दर्शाया गया था। हमारी टीम के पास भी वो रिजल्ट जब पहुंचा आपके द्वारा, तो हमने भी उसकी पड़ताल की और पाया कि वो रिजल्ट सही है। वो रिजल्ट पूरी तरह से सही था, हमारा रिजल्ट था। अब इस रिजल्ट के बाद प्रदेश के तमाम साथियों के जो मन के जो सवाल थे सोशल मीडिया पे देखने को मिले, जो इससे जुड़े हुए थे कि रिजवान का लोकस बनेगा कि नहीं बनेगा, रिजवान अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रिजवान जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनकी याचिका खारिज हो जाएगी। इस तरह के तमाम जो सवाल थे वो सोशल मीडिया पे उठे। कई लोगों का कहना था रिजवान नहीं लड़ेंगे, कई लोगों का कहना था कि रिजवान लड़ेंगे, कई लोगों का कहना था रिजवान हमारे साथ खड़े, कई लोगों का कहना था रिजवान हमारे साथ नहीं खड़े। मैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तरों के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। साथियों, हम आपको बताते चलें कि यह एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, या एक व्यक्ति विशेष का केस नहीं है। एक व्यक्ति के पास या फेल हो जाने से समस्या का समाधान और निदान नहीं हो जाता है। यह एक पूरी सामूहिक लड़ाई है, पूरे परिवार की सामूहिक एक संघर्ष है। हम आपको अवगत कराते चलें कि हमारी लड़ाई पास और फेल होने के लिए नहीं, बल्कि दो जियो के बीच की लड़ाई है। एक जियो 9 जनवरी 2018 को जारी होता है, जो कहता है 40 और 45 पे रिजल्ट घोषित किया जाएगा और ओबीसी को जनरल कैटेगरी के साथ रखा जाएगा। दूसरा जियो जो 7 जनवरी यानी कि परीक्षा करवाने के बाद जारी होता है, वो ये कहता है 60 और 65 का रिजल्ट जारी होगा और ओबीसी को रिजर्व कैटेगरी के साथ रखा जाएगा। इन दो विरोधाभासी जो जियो हैं, और जो जियो परीक्षा कराने के बाद भारत में पहली बार किसी परीक्षा के बाद जो जिसमें पूर्णांक बताया गया हो, उस जियो के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। सिंगल बेंच हम गए, वहां से हमें विजय मिली। उसके बाद डिवीजन बेंच में जो हुआ वो आपने देखा, आपके सामने है। हम आपको बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है, यह हमारे साथ में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी है। आपको याद दिला दें, हम थोड़ा सा इतिहास में हम आपको लेके चले, थोड़ा सा आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेट 17 की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, पूरी तन्मयता के साथ लड़ रहे थे, ठीक उसी टाइम पे एक तीसरी आंसर की, जो कि अमूमन 2 आंसर की जारी की जाती हैं हमेशा किसी भी परीक्षा में, लेकिन यहाँ पे एक तीसरी आंसर की जारी करके हमें पास कर दिया गया था। वहाँ पे 81 नंबर था और 1 अंक बढ़ा दिया गया। किसी भी तरीके से जो आंसर की जारी हुई थी वो उसके आप गवाह हैं। उस समय भी लोगों के मन में सवाल थे, शंकाएं थी कि रिजवान का लोकस खत्म हो गया, रिजवान पास हो गए, रिजवान की रिट खारिज हो जाएगी, रिजवान अब हमारे साथ नहीं खड़े हैं, रिजवान अब नहीं लड़ेंगे, रिजवान अब तमाम तरीके के सवाल थे। जो साथी हैं, पुराने साथी हैं जो उस समय थे, वो ये बात जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हम सिंगल बेंच भी जीते, डिवीजन बेंच से भी हमें 2 अंक मिला। उसके बाद डिवीजन बेंच को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके रद्द करवा के लाए, फिर डिवीजन बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस। मतलब हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में टेट 17 के साथ लड़ाई लड़ी। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि टेट 17 की बदौलत ही आप रिजवान अंसारी को और उसकी टीम को जानते हैं। उससे पहले आप इस टीम को नहीं जानते थे, इस टीम का नामो निशान नहीं था। इसलिए जिसका इतिहास ऐसा हो, आप अगर उस पे ऐसी उंगली या ऐसे अगर आरोप प्रत्यारोप या ऐसा आशंका व्यक्त कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले हैं, हमारी जो पुरातन सभ्यता है, संस्कृति है, हम हमारे इतिहास को संजो कर रखने वाले लोग हैं और इतिहास से हम सीख कर भविष्य में काम करते हैं। आपको याद होगा, हम याद दिलाते चले, महाभारत में जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह से एक बार भागने का मौका मिला था, अगर वो चक्रव्यूह से भाग गया होता उस समय, तो आज का जो इतिहास होता वह कुछ अलग होता। क्योंकि उसके अभिमन्यु वध के उपरांत ही, अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत ही
जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था पूरे आर्यावर्त में, और उसका परिणाम ये हुआ था कि पांडवों की विजय हुई थी। साथियों, हम उन अपने इतिहासों को संजोए हुए बैठे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम वीर गति को प्राप्त करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, हम बलिदान होना ज्यादा बेहतर समझते हैं भाग जाने से। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते। हम हमारी पुरातन सभ्यता और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से भयभीत और सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। किंचित मात्र भी आपको संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमारा एक धर्म युद्ध है। सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, जिसमें हम सत्य के साथ खड़े हैं और अंततः सत्य ही जीतता है, ऐसा हमारा मानना है। अब बात करते हैं कि लोकस बनेगा कि नहीं बनेगा। लोकस बनेगा या नहीं बनेगा, इतना लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह, इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ, हर जगह लड़ने के बाद थोड़ा सा जो विधिक ज्ञान है अब तो हमारी टीम के पास भी है। ये अहम नहीं है हमारा, लेकिन हम अपना सोच सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सलाह न दी जाए कि हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से। हमारी कुछ लोगों का कहना था कि इनकी याचिका खारिज हो जाएगी। अब हंसी आती है उन लोगों पे। इतना भी मूर्ख हमें मत समझिए कि हम ऐसी याचिका दाखिल करेंगे जो खारिज हो जाएगी। फिर भी आपकी सोच, आपको मुबारक हो, आपके पास रखिए आपकी सोच को। साथियों, दूसरा जो आपका सवाल है, दूसरा जो आपके मन में जो सोशल मीडिया पे आपने दिन भर में रखा, ड्राफ्टिंग और फाइलिंग को लेकर, बहुत से साथी ये जानने के इच्छुक हुए कि ड्राफ्टिंग का कार्य कहाँ तक पहुंचा, फाइल हो गया कि नहीं हो गया। क्यों, वो सवाल भी जायज था कि हमारी टीम की तरफ से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है। सूचना ना देने के पीछे भी कारण है, और जिसमें आपका लाभ है हमारे हिसाब से, हमारी टीम के जो सोच है उसके हिसाब से, उसमें आपका कहीं ना कहीं हित जुड़ा हुआ है। आप इस समय देख रहे हैं, इस समय जिस प्रकार की बैटिंग, धुआंधार बल्लेबाजी जिस तरीके से मैदान में हो रही है, एक के बदले एक ताबड़तोड़ विज्ञापन, एक के बदले एक ताबड़तोड़ रिजल्ट हो, चाहे आपत्ति हो, चाहे आंसर की हो, चाहे विज्ञप्ति हो, एक के बदले एक, एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ बैटिंग की जा रही, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह एक केस नहीं है, एक प्रतिष्ठा का विषय है। और हमारी कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी हम नहीं चाहते कि कोर्ट में दाखिल करने के बाद भी समय से पूर्व हमारे विरोधियों के हाथ लग जाए। ऐसी हालत में भी हम आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। हाँ, हम आपको इतना आश्वस्त और मुतमईन कर देना चाहते हैं कि जो ड्राफ्टिंग, जो फाइलिंग टीम की तरफ से की जा रही है, वह ड्राफ्टिंग फाइलिंग अपने आप में अकाट्य है, अटूट है। क्योंकि हमारी टीम के लोग जो सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं वो जानते होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे कि फाइलिंग 4-5 दिन के अंदर फाइलिंग करना संभव ही नहीं है, असंभव कार्य होता है। हाँ, 150 पेज की अगर कोई अपील फाइल करनी है, सेल्फी फाइल करनी है तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप पूरा जजमेंट जीतने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पूरे एनेक्सर के साथ में आपको कोर्ट के समक्ष जाना होगा। और हम चूंकि अंतिम रिजल्ट जीतने के उद्देश्य से 9 जनवरी के उस जीव को बहाल करवाने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय की दहलीज पर हैं, इसलिए हमारी ड्राफ्टिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो कि भविष्य में हमारे लिए खतरे का सबब ना बने किसी भी प्रकार से। इसलिए इस पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग को कम समय में रेडी करने के लिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी टीम के उन वकीलों का, और हमारी टीम के जो कमांडोज हैं उनका भी, जो 24 घंटे में 3-4 घंटे की नींद लिए 20-20 घंटे चल के जाग के लगातार जिन्होंने टेबल पर बैठकर काम किया। साथियों, कहना आसान होता है, लेकिन जब करते हैं उस समय नींद भी लग रही होती है। उस समय उनके मन में केवल एक लंबा समूह है जो हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है, जिसकी उम्मीदें हमारी तरफ हैं। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उनका नींद से फिर
से वो बेजार हो जाते हैं, फिर से वो जग जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम आपको उस विषय में बहुत अधिक तो नहीं बताना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग के विषय में हम कोई चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम हाँ इतना जरूर आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि वो ड्राफ्टिंग जब भी आपके समक्ष आएगी एक दिन, और जिस दिन वो आएगी उस दिन जो भी विधिक जानकार हैं वो अपने आप में उसका लोहा मानेंगे और वो पूरे हिंदुस्तान के सभी कोर्ट में आने वाले समय में नजीर के तौर पे पेश की जाने वाली है। उस ड्राफ्टिंग पे हम लोगों ने काम